Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Next we are going to discuss about scope of variable. Scope क्या होता है? The area where variable can be accessed is called its scope. उतना एरिया जिस एरिया में किसी भी वेरिएबल को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस मतलब कि यूज़ कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को हम लोग अपने प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इसको कहते हैं एक्सेस करना। तो उसका जो जितना एरिया में भी हम लोग वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं उसको हम लोग स्कोप कहते हैं। वेरिएबल को 3 तरह से कैटेगराइज करते हैं। अगर हम लोग स्कोप के लिहाज से देखें तो वो 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? प्रोसीजर लेवल वेरिएबल, फॉर्म लेवल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। अब प्रोसीजर लेवल वेरिएबल वो वेरिएबल्स हैं जो कि किसी स्पेसिफिक प्रोसीजर में ही डिक्लेयर किए जाएंगे और उनका स्कोप लिमिटेड होगा टू डैट प्रोसीजर। जिस प्रोसीजर में भी उसको डिक्लेयर किया जाएगा वो वेरिएबल सिर्फ उसी प्रोसीजर के अंदर ही यूज़ किए जा सकते हैं। अगर हम लोग कोशिश करेंगे कि उस प्रोसीजर के बाहर उस वेरिएबल को यूज़ करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इनको हम लोग लोकल वेरिएबल भी कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म लेवल वेरिएबल। फॉर्म लेवल वेरिएबल कौन से होते हैं? वो डिक्लेयर किए जाते हैं जर्नल सेक्शन ऑफ द फॉर्म विद डिम स्टेटमेंट। डिम स्टेटमेंट के ज़रिए हम लोग इसको जर्नल सेक्शन में, जर्नल डिक्लेरेशन सेक्शन में इसको डिक्लेयर करते हैं। इनको फॉर्म लेवल इसीलिए कहा जाता है। अब जो वेरिएबल है वो उस पर्टिकुलर फॉर्म के बाहर हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। अब इसको एग्जांपल के थ्रू उसने समझाने की कोशिश की है कि एक क्लिक है, ठीक है, आपने फॉर्म बनाना है, उस पर एक क्लिक का बटन लगाना है और उसके क्लिक बटन को डबल क्लिक करने के बाद आपके पास एक कोड विंडो ओपन हो जाएगी। अब कोड विंडो में आपने मेन चीज़ जो करनी है वो क्या है कि आपने टेस्ट करना है कि किसी भी वेरिएबल का स्कोप कहाँ से लेके कहाँ तक हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो n एज इंटीजर डिक्लेयर किया गया है, दूसरे जो इवेंट प्रोसीजर है, ठीक है, इसके अंदर n एज इंटीजर डिक्लेयर किया गया है जो कि क्लिक का हैंडल क्लिक का इवेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर जो वेरिएबल n है ना वो क्या है कि प्रोसीजर लेवल वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है जो कि सिर्फ इसी पर्टिकुलर सब रूटीन के अंदर डिक्लेयर किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है, उसको एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। अब इस n को हम लोग कहीं और किसी और उस प्रोसीजर में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने प्रिंट n लिखा हुआ है सब प्रोसीजर में। अभी देखेंगे नेक्स्ट पेज पे 305 पे कि ये एरर आ रहा है। इसकी वजह से क्यों एरर आ रहा है कि जो आप लोगों के पास सब प्रोसीजर प्रो है, ठीक है, प्रो के नाम से हम लोगों ने सब प्रोसीजर बनाया है। अब इसके अंदर जो n है ना वो कह रहा है कि वो हम रिकॉग्नाइजेबल नहीं है क्योंकि वो उसको हम लोगों ने इस प्रोसीजर से पहले डिक्लेयर ही नहीं किया। अब इस प्रोसीजर में तो डिक्लेयर नहीं किया, हाँ हमने दूसरे प्रोसीजर में डिक्लेयर किया था। अब वो दूसरे प्रोसीजर में जो वेरिएबल n है ना वो ऊपर वाले प्रोसीजर में यूज़ नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इस n का स्कोप कहाँ से लेके कहाँ तक होगा कि ये सब कमांड 1 क्लिक से लेके एंड सब तक होगा, ठीक है। ऊपर वाले प्रोसीजर के अंदर इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। अगर इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो इसको हम लोगों को जर्नल डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी। जैसे कि स्टेप 6 में आप लोगों को दिखाया गया है डिम n एज इंटीजर ऑप्शन एक्सप्लिसिट के बाद फ़ौरन बाद यहाँ पर डिक्लेयर किया। अब ऑप्शन एक्सप्लिसिट क्या चीज़ है ये हम लोग चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 78 में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन क्या चीज़ होती है। इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ये चीज़ होती है कि हम लोग किसी वेरिएबल को डिक्लेयर किए बगैर यूज़ कर लें अपने प्रोग्राम में, तो ये चीज़ होती है इम्प्लिसिट वेरिएबल, यानी कि वो वेरिएबल ऑटोमेटिकली उस टाइप की वैल्यू असाइन कर लेगा जिस टाइप की वैल्यू उसके अंदर हम लोग देंगे। अगर किसी वेरिएबल के अंदर इंटीजर वैल्यू देंगे तो वो वेरिएबल बिहेव करेगा एज ए इंटीजर। अगर किसी वेरिएबल के अंदर हम लोग कोई स्ट्रिंग वैल्यू देंगे वो वेरिएबल बिहेव करने लग जाएगा एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। अब अगर मैं रन करूँगी इस प्रोग्राम को तो होगा क्या कि आपका कोई एरर भी अक्कर नहीं होगा। क्यों नहीं अक्कर होगा? क्योंकि इस n को डिम n एज इंटीजर को मैंने जर्नल डिक्लेरेशन में डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि ये फॉर्म लेवल वेरिएबल बन चुका है। अब ये जो n है ये इस पर्टिकुलर फॉर्म में कहीं पे भी कितने भी सब रूटीन है, अगर यहाँ पे तो 2 बनी हुई हैं, हम 5 भी बना सकते हैं, 10 भी बना सकते हैं, जितने भी सब प्रोसीजर्स और जितने भी इवेंट प्रोसीजर हैं इन सब में ये वेरिएबल एक्सेसिबल होगा। बात क्लियर हो गई। इसके बाद आ जाते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल कौन से वेरिएबल्स होते हैं जो कि
मॉड्यूल लेवल इनको डिक्लेयर तो हम लोग करते हैं जर्नल डिक्लेरेशन सेक्शन में ही, लेकिन ये लोग ये पब्लिक होते हैं और ये पूरे मॉड्यूल में एक्सेसिबल होते हैं, यानी कि पूरे एप्लीकेशन के अंदर मॉड्यूल और पूरी एप्लीकेशन के अंदर इवन एक्सेसिबल हो सकते हैं। मतलब कि एक फॉर्म में हमने डिक्लेयर कराया है ग्लोबल वेरिएबल, लेकिन हम उस वेरिएबल को दूसरे फॉर्म बी में भी बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल भी यही कहना चाह रही है कि आपने करना क्या है, 2 फॉर्म्स बनाने हैं, ठीक है, फॉर्म 1 और फॉर्म 2। फॉर्म 1 के अंदर आपने ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना है। अब उस ग्लोबल वेरिएबल को आपने फॉर्म 2 में गेट करना है। वो कैसे करेंगे कि आपने जो फॉर्म 1 की कोड विंडो है उसके अंदर देखें कैसे डिक्लेयर किया गया है। उसको ऑप्शन एक्सप्लिसिट के फ़ौरन बाद हम लोगों ने पब्लिक कीवर्ड लिख के डिम की जगह पे पब्लिक कीवर्ड लिख के हम लोगों ने उस n वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, और उसके बाद उस n को हम लोगों ने फॉर्म 1 में भी यूज़ किया है और फॉर्म 2 में भी यूज़ कर लिया है फॉर्म 2 को शो कराने के बाद, ठीक है। फॉर्म 2 को शो करवाया, उसके बाद प्रिंट बटन हम लोगों ने क्लिक किया, तो प्रिंट बटन के कोड विंडो के ऊपर हमने क्या कोड लिखा हुआ है, फॉर्म 2 का कोड देखें, प्रोजेक्ट 1 फॉर्म 2 स्टेप 5। तो स्टेप 5 में आपने जो कोड लिखा है यहाँ पे आप नोट करेंगे फॉर्म 1.n। अब ये फॉर्म 1.n क्या है, n वो वेरिएबल है जो कि फॉर्म 1 की कोड विंडो में हमने डिक्लेयर कराया था, जैसे कि आप लोगों को स्टेप 4 के अंदर नज़र आ रहा है। ये वाला n वेरिएबल इस फॉर्म में भी एक्सेसिबल है क्योंकि ये ग्लोबल था, क्योंकि ये पब्लिक कीवर्ड से डिक्लेयर किया गया था। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी ग्लोबल वेरिएबल कौन से होते हैं, प्रोसीजर लेवल वेरिएबल्स कौन से होते हैं और फॉर्म लेवल वेरिएबल कौन से होते हैं। अब वेरिएबल की टाइप्स तो हम लोगों ने डिस्कस कर ली विद रिस्पेक्ट टू स्कोप। अब हम ये देख सकते हैं कि लाइफलाइन क्या हो सकती है किसी भी वेरिएबल की। लाइफलाइन की अगर मैं फॉर्मली डेफिनेशन पढ़ूँ तो द टाइम पीरियड फॉर विच वेरिएबल रिटेन इट्स वैल्यू इन द मेमोरी इज कॉल्ड इट्स टाइम लाइफलाइन, यानी कि उतनी टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड जिसके दौरान कोई भी वेरिएबल मेमोरी के अंदर मतलब के रहेगा, उसको हम लोग कह देते हैं किसी भी वेरिएबल का लाइफलाइन। अब जो लाइफलाइन है वो भी कई तरह के हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लाइफलाइन ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग लाइफलाइन ऑफ लोकल वेरिएबल, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट स्टैटिक वेरिएबल। अब ग्लोबल वेरिएबल की बात की जाए तो ग्लोबल वेरिएबल तब तक मेमोरी में एग्जिस्ट करते रहेंगे जब तक कि आपकी एप्लीकेशन रनिंग फॉर्म में, ठीक है। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, प्रोग्राम वर्किंग करना बंद हो जाएगा, तो वो ग्लोबल वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब इसके बरक्स लोकल वेरिएबल की बात की जाए तो लोकल वेरिएबल को हम लोग डिम से मतलब कि डिक्लेयर करवाते हैं, और ये मेमोरी में तब तक रिटर्न करेंगे, तब तक एग्जिस्ट करेंगे जब तक एक पर्टिकुलर प्रोसीजर एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। एक प्रोसीजर के अंदर कंट्रोल जब तक है तब तक ये वेरिएबल एग्जीक्यूट करते रहेंगे। जैसे ही कंट्रोल उस प्रोसीजर के अंदर से पर्टिकुलर सब प्रोसीजर के अंदर से बाहर आ जाएगा तो वो वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे मेमोरी के अंदर से, वो किसी दूसरे प्रोसीजर के अंदर एक्सेसिबल नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है, एग्जाम्पल प्रोग्राम दिया गया है लाइफलाइन को चेक करने के लिए। ये आप लोग कर लीजिएगा, बहुत आसान है, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। इसके बाद एक और नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, स्टैटिक वेरिएबल, यानी कि ये ना एक और डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल है। एक तो हम लोगों ने लाइफलाइन पढ़ ली, लाइफलाइन की बात की कि 2 वेरिएबल्स की लाइफलाइन कौन सी हो सकती है। 2 वेरिएबल किसको डिस्कस किया, ग्लोबल वेरिएबल को, लोकल वेरिएबल को डिस्कस किया कि उनकी लाइफलाइन कब से लेकर कहाँ तक हो सकती हैं। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने चाहते हैं स्टैटिक वेरिएबल कौन से होते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट टर्म है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि स्टैटिक वेरिएबल अक्सर औकात आप लोगों से वाइवा में या फिर इन फ्यूचर अगर कोई आप लोग कंप्यूटर से रिलेटेड MCQ बेस्ड पेपर देते हैं तो बड़ा ज़्यादा पूछा जा सकता है स्टैटिक वेरिएबल कौन से होते हैं। ऐसे वेरिएबल जो कि लोकली हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, लेकिन इनकी वैल्यूज़ जो हैं रिटर्न करती हैं, मतलब कि इनकी वैल्यूज़ जो सी हैं वो हम लोग प्रोसीजर्स के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टैटिक वेरिएबल किसी प्रोसीजर के अंदर ही डिक्लेयर होते हैं, लेकिन इनको हम लोग किसी भी आउटसाइड ऑफ द प्रोसीजर हम लोग यूज़ बड़ी इजीली कर सकते हैं। यानी कि मेरे कहने का मकसद ये है कि जैसे ही आप लोगों की जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर के अंदर से
आप लीव कर देंगे, ठीक है, उस प्रोसीजर के अंदर जो n की वैल्यू थी, फॉर एग्जांपल n को हम लोगों ने डिक्लेयर कराया है स्टैटिक कीवर्ड के साथ और उसको उस वेरिएबल को स्टैटिक बना दिया है, तो होगा क्या कि वो वेरिएबल जो सा है रिटेन करेगा मेमोरी के अंदर, ठीक है, यानी कि उसकी वैल्यू जो है मेमोरी के अंदर सेव रहेगी। अब दोबारा से अगर आप उसी सब प्रोसीजर को यूज़ करते हो और उसके अंदर n की वैल्यू को यूज़ करते हो, तो उस n की वैल्यू जो पहले नंबर पे थी वो तो चेंज हो गई होगी, अब लास्ट में जो n की वैल्यू थी अब n की वैल्यू वही रहेगी। इसको एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्रॉब्लम क्या है। राइट अ प्रोग्राम दैट डिक्लेयर अ सब रूटीन, पेज नंबर 208 के ऊपर ये एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल प्रोग्राम, द सब रूटीन डिक्लेयर स्टैटिक वेरिएबल, इंक्रीमेंट इट्स वैल्यू बाय 1 एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। यानी कि सब रूटीन के अंदर आपने एक स्टैटिक वेरिएबल लेना है और उसकी वैल्यू 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करनी है। सिंपली आपने फॉर्म बना लेना है, फॉर्म के ऊपर स्टैटिक बटन लगा लेना है, उस बटन के क्लिक के ऊपर आपने ये कोड लिख देना है। इस कोड में क्या है, एक शो मी का सब रूटीन बनाई गई है और उसको हम लोगों ने 3 दफ़ा कॉल किया है अपने प्रोग्राम में। और इस शो मी के सब रूटीन के अंदर हमने क्या किया है, ध्यान से देखें तो एक स्टैटिक n वेरिएबल डिक्लेयर किया है स्टैटिक कीवर्ड के साथ। यहाँ पे डिम की जगह पे, पब्लिक की जगह पे हमने स्टैटिक लिख दिया है, n एज इंटीजर कर दिया है और n इज़ इक्वल टू n+1, यानी कि n की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट की है और उसके बाद n को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट किया है। उसके बाद इस सब रूटीन को बंद कर दिया है और हमने इसको 3 बारी फंक्शन अपने क्लिक इवेंट पे कॉल किया है। अब स्टैटिक जैसे ही क्लिक किया जाएगा फॉर्म के ऊपर से, तो कॉल शो मी जो फंक्शन है, यानी कि शो मी आपका सब प्रोसीजर है, वो कॉल किया जाएगा। तो चूँकि जब ये पहली दफ़ा में शो मी फंक्शन कॉल होगा तो n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में n की वैल्यू 0 होगी ऑब्वियसली। उसके बाद दोबारा से इसको कॉल किया जाएगा तो एक नंबर से बढ़ जाएगी ये वैल्यू, क्योंकि लास्ट टाइम जो भी सब प्रोसीजर के अंदर n की वैल्यू थी वो आपकी मेमोरी में स्टोर की जाएगी, यानी कि वो मेमोरी आपकी कंप्यूटर की मेमोरी याद रखेगी कि n की वैल्यू लास्ट टाइम क्या थी, लास्ट टाइम n की वैल्यू क्या थी, 1 हो गई थी, ठीक है। दोबारा से इस फंक्शन को कॉल किया, n की वैल्यू में एक नंबर से और इंक्रीमेंट हुआ, तो इस बारी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम n की वैल्यू 1 थी, 2 होगी। दोबारा से इसको कॉल करेंगे, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। इस तरह से ये जो स्टैटिक वेरिएबल्स हैं ये वर्क करते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। हमने क्या पढ़ा आज, हम लोगों ने 3 टाइप स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में डिस्कस किया और उसकी टाइप्स देखी, वेरिएबल की कितनी टाइप हो सकती हैं स्कोप के लिहाज से। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि लाइफलाइन ऑफ वेरिएबल क्या होता है और कितना लाइफलाइन हो सकता है ग्लोबल वेरिएबल्स का और लोकल वेरिएबल का। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड द स्टैटिक वेरिएबल्स होते क्या हैं और इसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है, उसके लिहाज से हमने एक एग्जांपल भी देख ली थी।